Hello guys, welcome back to my channel. This is Radhika Sharma and you are watching Sociology for Beginners. We are on ARDSI. Today we will talk about ARDSI and their concept of welfare state. So start करने से पहले don't forget to like my videos and जो चैनल पे नए हैं please subscribe my videos so that आप भी मेरे चैनल की वीडियोस का लुत्फ़ उठा सकें. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. So today we are going to discuss about ARDSI. Desai is one of the rare Indian sociologists who was directly involved in politics as a former member of political parties. कि जो ए आर देसाई जी हैं आपको पता चला है कि कैसे वो एक रेयर इंडियन सोशोलॉजिस्ट ऐसे सोशोलॉजिस्ट थे जो डायरेक्टली इन्वॉल्व थे पॉलिटिक्स में एज ए फॉर्मल मेंबर. अब तक आपने सुना नहीं होगा ना कि कोई सोशोलॉजिस्ट है जो पॉलिटिशियन भी रहे हैं, ठीक है. तो ये एक ऐसे थे, इनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था पॉलिटिक्स में एंड ये एक पॉलिटिकल मेंबर भी रहे हैं पार्टी के. ही हैज़ बीन ए लाइफ लॉन्ग मार्क्सिस्ट फॉलोअर, मतलब मार्क्सिज़म, कार्ल मार्क्स के बारे में आपने पढ़ा ही है. तो मार्क्सिज़म जो है इनकी आइडियोलॉजी कहीं ना कहीं वो रही है, एक फॉलोअर रहे हैं मार्क्स के. who was associated with various kind of non-mainstream Marxist political groups और जो बहुत ज़्यादा नॉन मेन स्ट्रीम मार्क्सिस्ट पॉलिटिकल ग्रुप से भी कंसर्न रखते थे. इनके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी. हिज बेस्ट वर्क जो थे वो द सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, जो इनके बेस्ट वर्क, क्योंकि ये नेशनलिज्म को लेके ऑब्वियस सी बात है, अगर ये पॉलिटिशियन पॉलिटिक्स में ज़्यादा इन्वॉल्व थे तो ये नेशनलिज्म के बारे में ज़्यादा बात करते हैं कि बीइंग ए नेशन, एक एक स्टेट कैसी होनी चाहिए, एक नेशन कैसा होना चाहिए, वेलफेयर स्टेट क्या होती है. इनका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था वो वेलफेयर स्टेट का था, जो हम आगे पढ़ेंगे. तो इंडियन नेशनलिज्म इनका था. सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म क्या था, वेरियस अदर थीम्स दैट दिस आई वर्कड ऑन. और क्या था इनका ज़्यादा फोकस, पीस इन मूवमेंट्स था, रूरल सोशोलॉजी, मॉडर्नाइजेशन एंड अर्बन इशूज़, पॉलिटिकल सोशोलॉजी, फॉर्म्स ऑफ द स्टेट एंड ह्यूमन राइट्स एक्सेट्रा. इस मतलब जो भी तरह के जो भी इनका वर्क है आप देख लीजिए, मोर एंड मोर वो किस पे फोकस करता है, हमारे उन्हीं चीज़ों पे जो नेशन के साथ कंसर्न रखती हैं, ठीक है. जैसे पॉलिटिकल सोशोलॉजी हो गया, फॉर्म्स ऑफ स्टेट हो गया, ह्यूमन राइट्स हो गया, या सिटीजन्स के बारे में जो ज़्यादा फोकस करते हैं. दिस आई ऑफर्ड ए मार्क्सिस्ट एनालिसिस ऑफ इंडियन नेशनलिज्म वेयर ही गेव प्रोमिनेंस टू इन इकोनॉमिक प्रोसेसेस एंड डिविजन्स ऑफ द स्पेसिफिक कंडीशंस ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म. क्या ऑफर किया इन्होंने, लाइक मार्क्सिस्ट एनालिसिस किया इन्होंने इंडियन नेशनलिज्म का, जिसमें इन्होंने क्या कहा है, प्रोमिनेंस इकोनॉमिक प्रोसेस को दिया है कि ज़्यादातर जैसे फोकस जो है वो इकोनॉमिक प्रोसेस पे होना चाहिए. जैसे कि कार्ल मार्क्स ही कहते थे कि इकोनॉमी इज़ द बेस ऑफ द सोशल स्ट्रक्चर, ऑफ द सुपर स्ट्रक्चर, है ना. वैसे ही ये भी कहते हैं कि क्या है, इंडियन नेशनलिज्म का इन्होंने कैसे एनालिसिस किया है कि इकोनॉमी को, इकोनॉमिक प्रोसेस को ज़्यादा ध्यान दें, डिविजन्स ऑफ द स्पेसिफिक कंडीशंस ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म, और किस तरह से ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म के टाइम से हमारे कंट्री में डिवीजन जो है वो चल रही है या उस टाइम से शुरू हुई थी, ठीक है ना. स्पेसिफिक कंडीशन ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म अकॉर्डिंग टू दिस साई इंडियाज नेशनलिज्म इज़ अ रिजल्ट ऑफ द मटीरियल कंडीशन. वो कहते हैं, इन्होंने कॉलोनलिज्म को गलत नहीं कहा, इन्होंने कहा है कि इंडिया का जो नेशनलिज्म है, देखो ना, इंडियंस में नेशनलिज्म तभी आया जब ब्रिटिशर्स का कॉलोनलिज्म का टाइम, जब ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे कॉलोनीज बनाई, हाँ, तो तभी हमारे अंदर वो नेशनलिज्म आया. तो ये कहते हैं कि इंडियन नेशनलिज्म जो है वही एक रिजल्ट है किसका, जो मटेरियल कंडीशन उस टाइम क्रिएट की थी ना ब्रिटिशर्स ने, बिकॉज दे वर लाइक, है ना, वो जो भी गुड्स यहाँ प्रोड्यूस करते थे वो बाहर उनको ज़्यादा जो एक्सपोर्ट करते थे तो वो ज़्यादा पैसों में करते थे और हमें बिल्कुल कम दिया करते थे. एज यू ऑल नो व्हाट इज़ ब्रिटिश कॉलोनलिज्म, है ना. तो उसी चीज़ से कहीं ना कहीं व्हेन वी गॉट टू नो, व्हेन इंडियन पीपल गॉट टू नो दैट वी आर बीइंग डोमिनेटेड और वी आर बीइंग सप्रेस्ड बाय दीज क्लास, तो बाय ब्रिटिशर्स, so when then there come feeling of nationalism. The Britishers developed new economic relations by introducing industrialization and modernization. Britishers ने क्या किए, न्यू इकोनॉमिक रिलेशन डेवलप किए हैं. कैसे, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन इंट्रोड्यूस किया उन्होंने और मॉडर्नाइजेशन, क्योंकि इंडस्ट्रीज उन्होंने ही बनवाई हैं, तो इसलिए इंडस्ट्रियलाइजेशन भी कहते हैं कि उसी टाइम का शुरू हुआ है, एंड मॉडर्नाइजेशन. उससे न्यू रिलेशंस कैसे हुए, न्यू इकोनॉमिक रिलेशन, बिकॉज सम आर दोज हु हैव एंड दोज हु हैव नॉट. तो हैव्स एंड हैव नॉट का जो रिलेशन है, इकोनॉमिक रिलेशन, ठीक है ना, वन इज कैपिटलिस्ट क्लास एंड अदर इज लेबर क्लास, सेम एज मार्क्स, जैसे इन्होंने कहा. दिस आई थिंक दैट द व्हेन ट्रेडिशंस आर लिंक्ड विद इकोनॉमिक रिलेशन, द चेंज इन द लेटर
लाइक इन द इकोनॉमिक रिलेशन वुड इवेंचुअली चेंज द ट्रेडिशन। अगर हम ट्रेडिशंस को लिंक करेंगे इकोनॉमिक रिलेशंस के साथ तो क्या होगा, इकोनॉमिक रिलेशन में चेंज आएगा, वुड इवेंचुअली चेंज द ट्रेडिशन, है ना। अगर हम ट्रेडिशन को इकोनॉमिक रिलेशन से क्या करेंगे, रिलेट करेंगे तो उससे क्या होगा, जो हमारे ट्रेडिशन है वो इवेंचुअली क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे। बिकॉज पहले इंडिया के ट्रेडिशंस कुछ और थे, लाइक इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन लिखा है ना। इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, इकोनॉमिक रिलेशन चेंज हुए, ठीक है। नॉट ओनली इकोनॉमिक रिलेशन, उससे क्या हुआ, फिर फैमिलीज भी वैसे ही होने शुरू हो गई, डेवलप, है ना। एवरीवन हैज़ टू वर्क वहाँ पे, ठीक है। तो वेदर इट इज़ लेबर और वेदर इट इज़ कैपिटलिस्ट क्लास, सो क्या हुआ कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से कहीं ना कहीं इकोनॉमिक रिलेशन जब चेंज होते हैं, उससे हमारे ट्रेडिशंस भी, ट्रेडिशंस लाइक पहले देयर इज़ अ ट्रेडिशन ऑफ जॉइंट फैमिली, हम बोल सकते हैं ज़्यादातर लोग जॉइंट फैमिलीज़ में रहते थे। मॉडर्नाइजेशन, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आया उसके साथ साथ ट्रेडिशन मॉडर्नाइजेशन भी आया, तो उससे लोग क्या रहने लगे, इंडिविजुअल न्यूक्लियर फैमिलीज़ में रहने लगे। तो इस तरह से हमारे ट्रेडिशंस में चेंज, और ज़्यादा से ज़्यादा हम ये रस्में रिवाजें थोड़ी थोड़ी ऐसा ऐसा कम होने लग गई। तो इट विल यू कैन रिलेट दैट इट अल्टीमेटली कम्स ऑन चेंज इन ट्रेडिशन। आ जाता है ना, यू कैन इवेंचुअली चेंज आ ही जाता है ट्रेडिशंस में, यू कैन ईजिली रिलेट। अभी भी आप देखोगे, अभी के टाइम में, जैसे आजकल हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है, वी ऑल आर बिजी इन आवर लाइव्स बिकॉज ऑफ चेंजिंग सिस्टम। अभी भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं कैपिटलिज्म यहाँ पे है, बेशक वी हैव मिक्स्ड इकोनॉमी स्टिल। अगर आप देखोगे आपका वर्क कल्चर, तो आपको लगेगा, आपको पता चलेगा कि हाउ वी आर leaving behind our tradition, our culture. So this is all kind of result of industrialization and modernization. This is what A.R. Desai has talked about in that time. So it is in this context इन्होंने कहा that he thinks that caste will disintegrate with the creation of new social and material condition. तो इनको क्या लगा कि जैसे हमारे ट्रेडिशन जो है वो चेंज हो रहे हैं, वैसे ही इसी कंटेक्स्ट में उनको लगा कि जो कास्ट है वो भी क्या हो जाएगी, डिसइंटीग्रेट हो जाएगी। डिसइंटीग्रेट मीन्स टूट जाएगी। लाइक कास्ट सिस्टम जो है हमारा चलता आ रहा था स्टार्टिंग से, वो ख़त्म हो जाएगा विद द क्रिएशन ऑफ न्यू सोशल एंड मटीरियल कंडीशन सच एज इंडस्ट्रीज, इकोनॉमिक ग्रोथ, एजुकेशन। कि इन सब चीज़ों की आने की वजह से, लाइक इकोनॉमिक ग्रोथ होने की वजह से, इंडस्ट्रीज़ एंड एजुकेशन आने की वजह से कहीं ना कहीं लोगों का माइंडसेट कास्ट को लेके भी चेंज हो जाएगा और ये सिस्टम थोड़ा सा डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। अब इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, जैसे मैं आपको पहले भी कहा, देसाई ऑन वेलफेयर स्टेट, इन्होंने क्या कहा है वेलफेयर स्टेट के बारे में कि modern capitalist state was one of the most significant themes of interest or to A.R. Desai. Using a Marxist approach, he provided detailed critique of the notion. इन्होंने क्रिटिक किया, वेलफेयर स्टेट का क्रिटिक बोला है स्टेट, एंड पॉइंटेड आउट मैनी ऑफ इट शॉर्टकमिंग। कि एक वेलफेयर स्टेट बनने के लिए, जैसे हमारी स्टेट है वो वेलफेयर स्टेट नहीं है, उसके लिए एक अलग सिस्टम चाहिए होता है। तो इन्होंने कुछ शॉर्टकमिंग्स बोली हैं कि वेलफेयर स्टेट जो है वो, मतलब इन्होंने डायरेक्टली नहीं बताया कि वेलफेयर स्टेट क्या होनी चाहिए, बट इन्होंने ये बताया है, मतलब फीचर्स तो बताया दैट डिस्क्राइब ए वेलफेयर स्टेट, बट इन्होंने मार्क्सिस्ट अप्रोच यूज़ करके ये बोला है कि हमारी जो स्टेट वो वेलफेयर स्टेट नहीं है। कैसे, अभी देखते हैं। फीचर्स क्या हैं? ए वेलफेयर स्टेट इज अ पॉजिटिव स्टेट। दिस मीन्स दैट अनलाइक द लेजिस्फेयर of classical liberal political theory, the welfare state does not seek to do only the minimum necessary to maintain law and order. कि अगर हमारी वेलफेयर स्टेट लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर रही है, तो ऐसा सिर्फ एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मिनिमम नेसेसरी नहीं टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। क्यों? क्योंकि एक वेलफेयर स्टेट को और भी चीज़ें जो है वो होनी चाहिए। यहाँ लिखा है ना, लाइक द लेजिस्फेयर तो पता ही आपको, फ्री इकोनॉमी व्हेन एवरीवन इज़ फ्री टू एस्टैब्लिश शॉप मार्केट, सो दैट इज़ लेजिस्फेयर इकोनॉमी। हाँ, तो कहते हैं कि एक वेलफेयर स्टेट पॉजिटिव स्टेट होती है, ओके, लेजिस्फेयर की तरह नहीं। द वेलफेयर स्टेट डज नॉट सीक टू डू ओनली द मिनिमम नेसेसरी, सिर्फ यही नहीं होती कि वो सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करे। इट इज़ अ डेमोक्रेटिक स्टेट, डेमोक्रेसी वॉज दी कंसिडर्ड एन एसेंशियल कंडीशन फॉर द इमर्जेंस ऑफ द वेलफेयर स्टेट। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, डेमोक्रेसी होनी चाहिए, ताकि तभी एक वेलफेयर स्टेट जो वो बन पाएगी। ए वेलफेयर स्टेट फॉलोज ए मिक्स्ड इकोनॉमी, मीन्स an economy when both private capitalist enterprise and the state
मिक्स्ड इकॉनमी पता ही है आपको, जैसे इंडिया की है, हाँ अभी भी है ना, मिक्स्ड इकॉनमी जहाँ पे प्राइवेट एंड पब्लिक दोनों साथ साथ में काम करते हैं, कोएग्जिस्ट। ए वेलफेयर स्टेट डज नॉट सीक टू एलिमिनेट द कैपिटलिस्ट मार्केट, कभी भी कैपिटलिस्ट मार्केट को वो एलिमिनेट नहीं करती है, मतलब ही ऑल्सो लाइक मार्क्सिस्ट, ही ऑल्सो व्हाट is in favor of capitalist market में, और nor does it prevent public investment in industry and other field, like what he say that in a welfare state both public and private market can coexist, public and private department can work together, test criteria suggested by, अब उन्होंने कहा है कि अगर एक वेलफेयर स्टेट का आपको टेस्ट लेना है, लाइक क्या क्या चीज़ें उसमें होनी चाहिए, अगेंस्ट विच द परफॉर्मेंस ऑफ द वेलफेयर स्टेट कैन बी मेजर्ड, हम कैसे एक वेलफेयर स्टेट को मेजर कर सकते हैं, तो वो क्या टेस्ट है, डज द वेलफेयर स्टेट एंश्योर फ्रीडम फ्रॉम पॉवर्टी, क्या जो वेलफेयर स्टेट है वो लोगों को एंश्योर कर पाएगी फ्रीडम फ्रॉम पॉवर्टी, कि लोग सब पॉवर्टी मतलब वो मुक्त हो जाएं, किससे, गरीबी से, सोशल डिस्क्रिमिनेशन एंड प्रोवाइड सिक्योरिटी फॉर ऑल सिटीजन, और सिक्योरिटी प्रोवाइड करे, डज द वेलफेयर स्टेट रिमूव इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम, क्या वो कर पाएगी वेलफेयर स्टेट इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम को ख़त्म कर पाएगी, डज द वेलफेयर स्टेट ट्रांसफॉर्म द इकोनॉमी टू यूज द कैपिटलिस्ट प्रॉफिट टू द बेनिफिट्स ऑफ मीटिंग द रियल नीड ऑफ द कम्युनिटी, इसके साथ ही है क्या वेलफेयर स्टेट ट्रांसफॉर्म कर पाएगी हमारी इकॉनमी को, कि वो कैपिटलिस्ट के प्रॉफिट को यूज़ कर पाएँ, किसके लिए, रियल नीड ऑफ द कम्युनिटी, ये सबसे बड़ी बात है। क्या बोला है कि वेलफेयर स्टेट ऐसी होनी चाहिए, या क्या वो ऐसी बन पाएगी कि वो ट्रांसफॉर्म कर पाए इकॉनमी को, कि वो कैपिटलिस्ट प्रॉफिट, जितना भी प्रॉफिट कैपिटलिज्म में एक ही चीज़ है, दैट इज़ प्रॉफिट, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, है ना, तो प्रॉफिट को क्या वो बेनिफिट, लोगों के बेनिफिट के लिए यूज़ कर पाएगी, डज द वेलफेयर स्टेट एंश्योर स्टेबल डेवलपमेंट फ्री फ्रॉम इकोनॉमिक बूम्स एंड डिप्रेशन, क्या एक स्टेबल डेवलपमेंट हो पाएगी, ना जहाँ पे इकोनॉमिक बूम्स हो ना ही डिप्रेशंस हो, ये आपको पता ही होगा, ये इकोनॉमिक्स की टर्म है, जिसमें बूम होता है जब हमारी इकॉनमी काफ़ी हाई लेवल पे होती है, एंड डिप्रेशन तब होता है जैसे अभी हो गया वे इन कोविड टाइम में कितनी इकॉनमी डाउन हो गई है ना हमारी, जब आपके सारी चीज़ों के रेट्स जो हैं वो बढ़ जाते हैं, और क्योंकि उनकी जो और साथ में उनकी सप्लाई भी कम हो जाती है, वो डिप्रेशन में चली जाती है इकॉनमी हमारी। तो क्या इन सब चीज़ों से दूर कर पाएगी वेलफेयर स्टेट, वो है डज इट प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट फॉर ऑल, क्या वो सबको एम्प्लॉयमेंट दे पाएगी। अभी भी अगर आप ये चीज़ें देखो तो आपको लगेगा नहीं यार ये तो हर एक स्टेट में नहीं हो पाएगा ना, ये एक हमारी स्टेट में भी आपको लगता है कि कहीं ना कहीं, है ना, इंडिया जैसी कंट्री में लगता है आपको कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रह ही जाती है ना। तो द नोशन ऑफ द वेलफेयर स्टेट इज़ ए मिथ, इसलिए इसने क्या कहा है कि नोशन जो है वेलफेयर स्टेट का वो एक मिथ है जो कभी भी पूरा नहीं हो सकता। Using the test criteria identified for welfare state, this I examine the performance of those states. फिर इन्होंने क्या किया, एग्जामिन किया, ये टेस्ट किया कुछ स्टेट्स पे that are most often described as the welfare state, जैसे इनको ज़्यादातर बोला जाता है, उन स्टेट्स को वेरीफाई किया जिनको ऑलरेडी वेलफेयर स्टेट कहा जाता है, जैसे ब्रिटेन, यूएसए एंड मच ऑफ यूरोप, एंड फाइंड्स देयर क्लेम्स टू बी ग्रेटली एग्जेगरेटेड, और देखा कि वो बहुत ज़्यादा एग्जेगरेटेड हैं। Thus, most modern capitalist states, even in the most developed countries, fail to provide. यहाँ पे आ गया कि कोई भी exaggerated means ये भी नहीं कर पा रहे, ठीक है ना, ये भी जो वेलफेयर स्टेट्स कहलाती हैं जैसे ब्रिटेन, यूएसए, और जो बहुत इकोनॉमिकली वेरी रिच हैं, फिर भी ये लोग अपनी वेलफेयर स्टेट के जो कंडीशंस हैं उनको पूरा नहीं कर पा रही हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि most modern capitalist states, even in the most developed countries, fail to provide minimum level of economic and social security to all their citizens, कि वो भी अपने citizens को social security नहीं दे पा रहे। They are unable to reduce economic inequality and often seem to encourage it, ज़्यादातर encourage ही करते हैं। So the so-called welfare states have also been unsuccessful at enabling stable development free from market fluctuations. The presence of excess economic capacity and high level of unemployment are yet another failure. कहीं ना कहीं excess economic capacity होने की वजह से फिर भी high level of unemployment हो रही है, ये भी एक another failure है किसका, वेलफेयर स्टेट का, क्योंकि वो वेलफेयर स्टेट प्रॉपर नहीं कहला पाती है। Based on these arguments, this I conclude that the notion of the welfare state is something of a myth. इसलिए उन्होंने क्या कहा है कि वेलफेयर स्टेट क्या है, एक मिथ है, क्योंकि असल में वो नहीं बन पाती है एक वेलफेयर स्टेट।
जो पैरामीटर्स हैं वेलफेयर स्टेट के उन पे वो खड़ी नहीं हो पाती है. सो वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट गिवन बाय आर देसाई. नाउ वी आर लेफ्ट विद ओनिया मैन श्रीनिवास. आप लोग अच्छे से वीडियो को देखें एंड प्लीज़ अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए एंड देखते रहिए सोशियोलॉजी फॉर बिगनर्स. तब तक के लिए बी सेफ, बी एट योर होम, wear a mask whenever you go outside and take care. Bye bye.